इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का एग्जाम मॉडल सेट 1। अगर आपके दिमाग में भी ढेर सारे क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितने समय दिए जाते हैं और किस चैप्टर से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो टोटल मार्क्स रहता है 50 और आपको समय दिए जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटे। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। देखिए इस ऑब्जेक्टिव में क्या है, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हो गया ऑब्जेक्टिव के 8 नंबर। फर्स्ट में बोला जा रहा है सबसे उचित विकल्प चुनिए। सबसे उचित विकल्प जो सटीक है। क में बोला जा रहा है क्वाशियोर्कर नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए क्वाशियोर्कर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन, जैसा कि आपको पता है हमारे शरीर के पूर्ण विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अगर वो संतुलित आहार नहीं लेंगे तो कोई ना कोई प्रकार का बीमारी हो ही जाएगा। ठीक है, संतुलित आहार कहते हैं वैसा आहार जिसमें हमारे शरीर के विकास के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ठीक है, ये सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। तो क्वाशियोर्कर नामक रोग होता है प्रोटीन की कमी से। एग्जाम में बीमारी से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है क्वाशियोर्कर से, जो अभी पढ़ लिए हैं, प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा है मेरेस्मस। ठीक है, तो मेरेस्मस पढ़ने से पहले ये सबको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इसका काम क्या है, ठीक है, और किस किस भोजन में ये सब मिलता है। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। देखिए प्रोटीन का काम है हमारे शरीर में मसल्स बनाना। ठीक है, ये मिलता है दाल में मिलता है, ठीक है, मशरूम में मिलता है, ठीक है, सोयाबीन में मिलता है और जितने प्रकार का नॉनवेज होते हैं उसमें मिलता है और अंडे में मिलता है। दूसरा पोषक तत्व है फैट, वसा। इससे क्या है हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, क्योंकि ये क्या नहीं, इसको पचने में टाइम लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ना मोटापा बढ़ जाता है इसके कारण। थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। इसका काम है हमारे शरीर को ऊर्जा देना। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा देना। जितने प्रकार के मीठे पदार्थ होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे आलू हो गया, ठीक है, और जितने प्रकार का अनाज है, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। और वसा, वसा दूध में होता है और दूध से बने हुए पदार्थों में होता है। ठीक है, पिग के मीट में होता है और होता है क्या, दूध में तो बताइए दिए, उसके बाद अंडा में होता है। अंडा का जो बीच वाला भाग होता है, पीला भाग, उसमें वसा होता है और उसके चारों तरफ जो द्रव वाला पदार्थ होता है उसमें प्रोटीन होता है। फोर है विटामिन। विटामिन का काम हमें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। ठीक है, हमें रोगों से बचाता है। तो ये फल और सब्जियों में मिलता है। अब क्वाशियोर्कर के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, इसका लक्षण क्या है। ये तो पढ़ ही चुके हैं कि शिशुओं में होता है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोर्कर का लक्षण क्या है, इसमें शरीर की जो त्वचा है वो शुष्क हो जाती है, सूखी हो जाती है, बिल्कुल ठंड में जैसा स्किन हो जाता है वो बिल्कुल उसी तरह सूखा। ठीक है, तो हमें क्या ब्रोलिन और वैसलीन या फिर तेल लगाना पड़ता है उसमें नमी बनाए रखने के लिए। तो इसमें त्वचा क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है, पेट फूल जाता है, बाल का चमक घट जाता है और बाल भूरा हो जाता है। अब मेरेस्मस डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरेस्मस रोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, प्रोटीन का काम है क्या, मसल्स बनाना, कार्बोहाइड्रेट का काम है हमारे शरीर को ऊर्जा देना। तो ये दोनों कम रहेगा तो क्या है, प्रोटीन कम रहेगा, ठीक है, तो कोई व्यक्ति क्या होगा, कोई व्यक्ति पतला दुबला होगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कम रहेगा यानी क्या, ऊर्जा उसके शरीर को नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण उसका शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, दुर्बल। इसलिए इसमें बोला जा रहा है बच्चे का शरीर क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोर। ख क्वेश्चन है जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को खाते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। जो सिर्फ मांस खाएगा मांसाहारी। जो सिर्फ, ठीक है, घास पात खाएगा, ठीक है ना, पेड़ पौधे से जो उत्पाद मिलता है वो खाएगा, ठीक है, सिर्फ, तो उसको कहते हैं शाकाहारी। जो दोनों खाएगा उसको कहते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में क्या, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, ये सब आते हैं। और जैसे कौवा, तो कौवा चूहा सब को भी खा जाता है, यानी मांस को भी खा जाता है और रोटी भी खाता है। तो किस में आएगा, सर्वाहारी में आएगा। ग क्वेश्चन है मानव निर्मित तंतु है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सब मानव निर्मित तंतु हैं। इन सभी को बनाया जाता है फैक्ट्री में, ठीक ना, और खेत में उगता है क्या, जैसे कपास हो गया, ठीक है, और जंतु से मिलता है, जैसे एक कीड़ा होता है जिसको रेशम का कीड़ा कहते हैं, उससे मिलता है। ठीक है,
और किससे मिलता है, जैसे भेड़ हो गया, पश्मीना बकरी हो गया जो पहाड़ी इलाके में मिलती है, पहाड़ी खरगोश हो गया, याक हो गया, ठीक है, ऊँट का बाल हो गया, ये सबसे हमें तंतु मिलता है। देखिए तंतु किसको कहते हैं, जो बाल है ना बहुत पतला रहता है, या फिर कपास से जो धागा निकालते हैं जो बहुत पतला होता है, ठीक है, या फिर रेशम के कीड़ा से हमें जो धागा मिलता है वो बहुत अगर पतला होता है ना तो उसको कहते हैं तंतु। तो टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो कपड़ा नहीं बन सकता है। इसलिए क्या ना दो तीन तंतु मिला के आपस में मिला करके क्या बनता है, धागा बनता है, ठीक है। अब इसी धागा को क्या मशीन से क्या करते हैं, सजा देते हैं और फिर क्या बनता है, कपड़ा बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तंतु से धागा बनता है, ठीक है ना, दो तीन तंतु को जोड़कर धागा बनता है और धागा से फिर क्या बनता है, कपड़ा बनता है, ठीक है। घ है निम्न में से कोमल पदार्थ है, साबुन, लकड़ी, लोहा, सोना। तो क्या है, साबुन है। लकड़ी तो कठोर होता है, सोना और लोहा तो और कठोर होता है। इन तीनों की तुलना में लकड़ी, सोना, लोहा की तुलना में साबुन कोमल पदार्थ है। 2 में दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है और एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 8। देखिए क में बोला जा रहा है समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, डैश विधि द्वारा। तो कौन सी विधि से प्राप्त किया जाता है, वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पन को यहाँ पर भर देंगे। देखिए इसमें होता क्या है ना, समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे पहले समुद्र के किनारे ना छिछला गड्ढा खोद दिया जाता है। छिछला कहने का मतलब क्या, जिसकी गहराई बहुत कम हो। उसके बाद क्या किया जाता है, समुद्र के जल को ना इसमें भर दिया जाता है, भर दिए, ठीक है, भर दिए। उसके बाद क्या होता है, जब कभी ना सूरज का प्रकाश दोपहर में जब पड़ता है, सूरज की तेज किरणें जब पड़ती है इन सब पानी पे, तो क्या होता है, ये पानी है ना जलवाष्प में बदल जाता है, ठीक है। पानी क्या होता है, जलवाष्प में बदल जाता है। और क्या बच गया, नमक बच गया। और ये नमक है ना खाने लायक नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ और पदार्थ है ना मिले हुए रहते हैं, छोटे छोटे कंकड़ ये सब मिले हुए रहते हैं। फिर इसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, फिर वहां पर इसको शुद्ध किया जाता है, ठीक है, शुद्ध साफ सफाई किया जाता है। फिर इसमें आयोडीन मिला दिया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो गले के पास जो घींगा रोग होता है ना वो हो जाता है आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन उसमें नमक में मिलाया जाता है, इसलिए नमक पे लिखा हुआ रहता है आयोडीन युक्त नमक। तो आप समझ गए कि वाष्पन विधि से किस प्रकार समुद्र के जल से नमक बनता है, ठीक है। वाष्पन कहते हैं ये जो जल है, ठीक है, गर्म किससे हुआ, सूरज के प्रकाश से। तो कोई भी जल है तो उसको अगर हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो जल है ना जलवाष्प में बदल जाता है, इसको कहते हैं वाष्पन। ख है बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर डैश में बदल जाता है। जो अंडा है उसके बीच का जो भाग है ना पीला भाग, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या रहता है, द्रव रहता है, ठीक है। इसको उबालते हैं ना तो द्रव किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, ठोस में। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस। ग है जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और डैश जड़। तो मूसला जड़ और क्या होता है, रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ को ना झकड़ा जड़ भी कहते हैं। जैसे आप सब में से कईयों का 2 नाम होगा, स्कूल का नाम अलग और घर का नाम अलग, बिल्कुल इसी प्रकार से इसका भी 2 नाम है, रेशेदार जड़ और झकड़ा जड़, ठीक है। मूसला जड़ किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जड़ तो नीचे ही होगा, ठीक है, तो एक मूल जड़ होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, मूसला जड़ में एक मूल जड़ होता है, ये पत्ता बना देते हैं, ठीक है, मूल जड़ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना इसमें ऐसे रेशा जैसा छोटे छोटे जड़ निकले हुए रहते हैं, ठीक है, इसमें से भी कुछ कुछ निकला हुआ रहता है। तो मूसला जड़ में क्या होता है, एक मुख्य जड़ होता है, मुख्य जड़। मुख्य जड़ से क्या होता है, कुछ कुछ और जड़ भी निकला हुआ रहता है। तो ये जो मुख्य जड़ है ना, ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, मूसला जड़, ठीक है। तो मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होगा, इससे और बाकी और छोटे छोटे जड़ है ना निकले हुए रहेंगे। तो इन सब मूसला जड़ को हम सब खाते भी हैं, जैसे मूली है, गाजर है, शकरकंद है, ठीक है। तो इसमें हम सब मूसला जड़ को खाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मूली का सीजन है तो मूली में देखिएगा कि इस तरह से ये मूल जड़ होता है और इस तरह से ना छोटा छोटा रेशा निकले हुआ रहता है, ठीक है। ऐसे तो ये तोड़ा हुआ रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है। अब देखिए झकड़ा जड़ किसको कहते हैं, झकड़ा जड़ में होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए मिट्टी है तो झकड़ा जड़ में होता है क्या है कि ढेर सारे जो जड़ है ना, ठीक है, ये झुंड में निकले हुए रहते हैं, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये पत्ता वत्ता बना देता है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें सब क्या, सब जड़ है ना झुंड में निकले हुए रेशा, ठीक है ना, रेशा जैसा एकदम झुंड में, ठीक है, इसलिए इसको रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या एक मुख्य जड़ है,
समझे। लेकिन इसमें कोई है ना, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, तो इसको कहते हैं रेशेदार जड़ और इसको कहते हैं मूसला जड़। इसको घ है, फूल का नर भाग डैश कहलाता है, तो फूल का नर भाग पुंकेसर कहलाता है। फूल के सभी अंगों के बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे। 3 में लिखा हुआ है मिलान कीजिए, ठीक है। एक सही मिलान कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और चारों सही मिलान कीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। 1 में है शरीर की अस्थियों का ढांचा, तो शरीर की अस्थियों का ढांचा को क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। अस्थियों यानी क्या, हड्डियों। तो हमारे शरीर में जो हड्डियों का ढांचा है उसको कंकाल तंत्र कहते हैं। 2 है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया, तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है ना, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड सवाल रहता है। पहला तो इसका परिभाषा लिखने के लिए बोलता है, दूसरा इसका रासायनिक सूत्र पूछता है, ठीक है। रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण को व्यक्त करें। तीसरा पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में ना किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पढ़ लेते हैं। वैसी जैव प्रक्रिया, जैव प्रक्रिया यानी जीवन की प्रक्रिया, तो वैसी जैव प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का इस्तेमाल सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो इसमें क्या है, हरे पेड़ पौधे किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं और जल का इस्तेमाल करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, और क्या ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। इस तरफ और इस तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड है ना, परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। देखिए इधर क्या है, कार्बन 1 है, तो इधर क्या है, कार्बन 6 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो अगर 6 लिख दिए तो देखिए इधर कार्बन 6 था तो इधर भी क्या हो गया, कार्बन 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 12 है, ठीक है। इधर क्या है, इधर 2 है, तो यहाँ भी 6 लगा देते हैं तो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 दूनी कितना हो, 12। तो इधर क्या हो, इधर हो गया कार्बन 6 हो गया, तो इधर भी क्या है, कार्बन 6 है, तो कार्बन कार्बन क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन कितना है, 6 दूनी 12, 12 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 12 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को बराबर कर लिए, ठीक है ना। परमाणुओं की संख्या लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या तो बराबर कर लिए। अब बारी है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। देखिए 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, 12, तो ऑक्सीजन 12 इधर, और इधर भी क्या 6 है, ठीक है। तो 12 6 18, इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 है, ठीक है। तो 6 तो हो गया, अब क्या चाहिए, 12, 12 और होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 6 से गुना कर दिए तो 6 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है, ठीक है। तब हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को ना रासायनिक सूत्र की सहायता से यहाँ पर दिख लाए हैं। अब थर्ड सवाल पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा हो गया जल, तीसरा क्या हो गया, तीसरा सूरज का प्रकाश, और चौथा हो गया क्लोरोफिल, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, तो याद रखिएगा। तो अस्थियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहते हैं। हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तोता होता है शाकाहारी, ठीक है। और विटामिन डी का संबंध है रिकेट्स से। कैसा संबंध है, विटामिन डी की कमी से ना रिकेट्स रोग होता है। जैसा कि आपको पता है कि हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस आवश्यक है और विटामिन डी आवश्यक है। तो विटामिन डी अगर ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है ना तो हड्डियाँ क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और हड्डी मुड़ भी जाता है, इसी को कहते हैं रिकेट्स, ठीक है। तो रिकेट्स का एक रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। 4 में लिखा हुआ निम्नलिखित कथन में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। 1 में है तंतुओं से धागा बनता है, तो आपको बताया था नायलॉन रेयॉन पॉलिस्टर एक्रेलिक वाला में जो ऑब्जेक्टिव आया था। तो पतला पतला जो होता है ना धागा उसी को तंतु कहते हैं, ठीक है। तो बहुत पतला होता है, इससे कपड़ा नहीं बन सकता, बहुत कमजोर होता है। तो 2-3 तंतु मिला के क्या बनता है, धागा बनता है, ये मजबूत हो जाता है। फिर क्या है, फिर इससे क्या होता है, इससे इस तरह से सजा सजा कर क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ठीक ना। कपड़ा ये सब के बीच में बहुत कम गैप होता है।
तो यहाँ क्या बोल रहा है, तंतुओं से धागा बनता है, तो सही है। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वह पारदर्शी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं उसको कहते हैं पारदर्शी। ठीक है, ना कि अपारदर्शी, तो ये गलत है। तो ये पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी यानी जिसके आर पार पूरी तरह देख सकते हैं, अपारदर्शी यानी जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, और पारभासी यानी जिसके आर पार है ना थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जैसे कागज में अगर तेल लगा देंगे ना तो उसके आर पार हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं पारभासी। जैसे कांच है, कांच को रगड़ दीजिए तो उस पर क्या आ जाएगा, दाग आ जाएगा। ठीक है, तो उससे है ना आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं पारभासी। थर्ड है जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने या बैठ जाने की क्रिया थिराना कहलाती है। ठीक है, तो ये सही है, तो इसमें सही का टिक मार देते हैं। तो देखिए अगर कोई बर्तन में अगर हम गंदा जल ले लें, ठीक है, इसमें बालू मिला हुआ या फिर मिट्टी के कण मिले हुए हैं, तो कुछ समय तक छोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है, तो बालू के कण भारी होते हैं पानी से, तो पेंदी में बैठ जाते हैं। मिट्टी के कण भी जो भारी होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो इस क्रिया को कब क्या कहते हैं, थिराना कहते हैं। तो सही है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक और खाली बर्तन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बर्तन है ना इसको क्या करते हैं, इस तरह से टेढ़ा करते हैं, और ये जो बालू है ये यहाँ पर क्या है, बैठा हुआ रहता है, और बाकी पानी है ना, बाकी पानी को क्या करते हैं, इसमें ढाल लेते हैं। तो इस क्रिया को निथारना कहते हैं। ठीक है, इस तरह से पानी को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध यानी थोड़ा बहुत तो साफ हो ही जाएगा, इसमें तो बालू मिला हुआ था और छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी के कण मिले हुए थे, तो भारी कण तो कम से कम बैठ जाते हैं ना। और जो पानी ढारते हैं ना धीरे धीरे ढारते हैं, नहीं तो ये सब क्या है ना, बालू वालू क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। तो पहले पानी क्या था ना, पहले ये पानी ज्यादा गंदा था, अभी ये पानी क्या है, इसमें जो ढारे हैं वो क्या होगा, कम गंदा होगा। इस प्रकार से पानी को साफ करते हैं तो उसको निथारना कहते हैं। लेकिन जो ये गंदा बैठ गया है, ठीक ना, तो इस क्रिया को कहते हैं थिराना। ठीक है, और इसको ढारने की क्रिया को कहते हैं निथारना। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, निम्न प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। 20 से 25, इसमें क्या होगा, दो गो सवाल रहेगा, एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो दो गो रहेगा तो कितना होगा, 10 हो गया। पांचवा में बोला जा रहा है, एक लिंगी फूल किसे कहते हैं। ठीक है, एक लिंगी फूल, नाम से ही पता चल रहा है वैसा फूल जिसमें क्या हो, एक लिंग हो। ठीक है, एक लिंग, नर हो या फिर मादा हो। ठीक है, तो एक लिंग हो। तो बहुत सारे साइंस में टर्म होते हैं ना जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है, एक मतलब एक होता है, लिंगी मतलब लिंग, तो वैसा फूल जिसमें सिर्फ एक लिंग हो, या फिर वो नर होगा, नहीं तो या सिर्फ वो मादा होगा। एक उत्तर है, ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर नर भाग तथा स्त्री केसर मादा भाग में से केवल एक भाग ही होता है, उन्हें एकलिंगी फूल कहते हैं। लेकिन नर भाग को पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं फूल में। तो वैसा फूल जिसमें नर भाग रहेगा या फिर सिर्फ मादा भाग रहेगा तो उसको एकलिंगी फूल कहते हैं। जैसे ककड़ी, तरबूज, पपीता, कद्दू, ये सब में जो फूल लगते हैं ना, तो नर भाग अलग और मादा भाग अलग होते हैं। ठीक है, एक ही फूल में दोनों नहीं हो सकता। चलिए अब फूल के बारे में पूछ ही रहा है तो फूल पढ़ लेते हैं। देखिए फूल क्या होता है, फूल को लिंग के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। पहला एकलिंगी फूल, दूसरा द्विलिंगी फूल। एकलिंगी फूल तो पढ़ ही लिए हैं, जिसमें सिर्फ नर भाग हो या सिर्फ मादा भाग हो एक फूल में, एक फूल में दोनों नहीं हो। देखिए द्वि में सो क्या होता है, दो होता है। लिंगी यानी लिंग, तो बोलेंगे वैसे फूल जिसमें क्या हो, दोनों भाग हो, नर भाग भी हो और मादा भाग भी हो। ठीक है, उसको द्विलिंगी फूल कहेंगे। जैसे टमाटर, बैंगन, गुलाब, ये सब में जो फूल उगते हैं इसमें नर भाग भी होता है और मादा भाग होता है, एक ही फूल में दोनों होता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या फूल है, ठीक है, तो इसमें क्या नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा, तो इस फूल को कहेंगे द्विलिंगी फूल। तो सिक्स क्वेश्चन है, मूसलाजर का चित्र बनाइए। मूसलाजर का चित्र, ठीक है, मूसलाजर का चित्र कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मिट्टी है, ठीक है, जड़ तो क्या होगा, जमीन के अंदर ही होगा, तो मिट्टी तो बनानी ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह से लंबा इस तरह से बना देंगे। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हल्का रहेगा तो चलेगा, क्योंकि एकदम सीधा तो नहीं रहेगा ना, हल्का टेढ़ा भी रह सकता है। फिर इस तरह से पत्ता बना देंगे। ठीक है, बना दिए। अब क्या इससे, क्या इससे रेशा जैसा एकदम हल्का हल्का क्या जड़ जैसा बन निकालेंगे, ये जड़ ही है। ठीक है, फिर इससे भी निकालेंगे
हल्का हल्का। ठीक है, तो ये हो गया मूसलाधार का चित्र। ठीक है, मूसलाधार कहते हैं ना जिसमें क्या एक केंद्रीय जड़ होता है, ठीक है ना, एक मुख्य जड़ होता है, उससे क्या होता है छोटे छोटे जड़ें निकली हुई रहती है। जैसे छोटा जड़ है, फिर इससे भी एक जड़ निकला हुआ है। ठीक है, तो जो मूल जड़ है, केंद्रीय जड़ है, ये वाला, इसको कहते हैं प्राथमिक जड़। ठीक है, इससे जो निकला हुआ ना, जैसे ये निकला हुआ, ये निकला हुआ, ये निकला हुआ, ये निकला हुआ, इसको कहते हैं द्वितीयक जड़, यानी सेकंड नंबर पे। और जो थर्ड नंबर पे है, जो सेकंड से निकला हुआ, ये निकला हुआ, ये निकला हुआ है ना, निकला हुआ, इसको कहते हैं तृतीयक, ये थर्ड में है। तो ये फिगर बन गया। देखिए जड़ की बात आ गया तो हम लोग जड़ पढ़ लेते हैं। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? देखिए जड़ दो प्रकार का होता है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ठीक है, मूसला जड़ में क्या होता है, एक मुख्य केंद्रीय जड़ होता है। ठीक है, एक मुख्य क्या होता है, एक केंद्रीय जड़ होता है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पत्ता बना देते हैं, तो एक केंद्रीय जड़ होता है। उसके बाद जिसमें से अन्य जड़ें निकलती है, तो इस तरह से पतला पतला जड़ निकला हुआ रहता है, इसी को मूसला जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ क्या होता है, लगभग सीधा होता है, लगभग सीधा होता है और मोटा होता है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है ना, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे तो क्या होगा, घटते जाएगा। जैसे देखिए ऊपर क्या है, ऊपर ज्यादा चौड़ा है और नीचे देखिए नीचे बहुत कम चौड़ा है। तो यही बोला जा रहा है कि जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं तो चौड़ाई है ना घटता जाता है। जैसे पालक, तुलसी, चना, आम, केला, ये सब में मूसला जड़ होता है। जैसे मूली, गाजर, शकरकंद, ये सब में भी मूसला जड़ होता है। दूसरा क्या होता है, झकड़ा या रेशेदार जड़ होता है। ठीक है, ये इसका दो नाम है। देखिए कुछ पौधों में क्या होता है, एक मुख्य जड़ न होकर एक साथ एक जैसे आकार वाले जड़ें गुच्छे में निकलती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा क्या गुच्छा में निकला हुआ है, इसमें कोई मूल जड़ नहीं है। इसमें जो बोलते हैं ना मुख्य जड़, मेन जड़, जैसा नहीं है। जैसे इसमें था मेन जड़, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेशा रेशा जैसे ना ढेर सारा क्या होता है ना, जड़ गुच्छा में निकलता है। ठीक है, इस तरह से पत्ता बना देता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि क्या रेशा जैसा, ठीक है ना, रेशा जैसा जड़ है ना, ढेर सारा निकला हुआ, इसलिए इसको झकड़ा जड़ कहते हैं या रेशेदार जड़ कहते हैं। घास, मकई, धान, प्याज, ये सब में रेशेदार जड़ होता है। आगे बोला जा रहा है, निम्न प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है 10 नंबर का। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, बहुत सारे में है ना कि 2 क्वेश्चन देगा और एक को बनाना रहेगा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि एक ही क्वेश्चन है, वही बनाना है 10 नंबर का। तो 7 नंबर बोल रहा है, फूल के भीतरी भाग का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित को अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नाम प्लस क्या बनेगा, नाम प्लस अंकित बनेगा। ठीक है, यानी चित्र लिखना है तो चित्र में क्या उसके सभी अंगों का नाम भी अंकित करना है, यानी नाम भी लिखना है। क्वेश्चन में बोला था कि फूल का चित्र बनाना है और उसके सभी अंगों का नाम लिखना है, तो फूल का चित्र बना दिए और सभी अंगों का नाम लिख दिए। देखिए इस फूल को कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, वृंत बनाते हैं। वृंत, वृंत किसको कहते हैं, फूल तना से जिस भाग से जुड़ा हुआ रहता है उसको वृंत कहते हैं। तो वृंत भाग से ही है ना, फूल का जो डंठल है वृंत, इसी भाग से क्या होता है, फूल तना से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे मान लीजिए कि ये तना है, ठीक है, तो इससे क्या ऐसे मान लीजिए कि ये फूल है, तो इस तरह से जुड़ा हुआ। तो ये जो डंठल है ना, ये डंठल इसी को कहते हैं वृंत कहते हैं, जिसकी सहायता से क्या ये तना से जुड़ा हुआ। तो फूल का चित्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस तरह से एक रचना बनाएंगे और नीचे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, वृंत हो गया। उसके बाद ये वृंत के ऊपर जो फुला हुआ भाग होता है ना, ठीक है, फुला हुआ भाग चपटा सा, इसको कहते हैं पुष्पासन। इसी पुष्पासन से है ना, इसी पुष्पासन से फूल के सभी भाग जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये देखिए, ये भाग देख रहे हैं, ये भाग देख रहे हैं, ये भाग देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, ये पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। ये जो है ना बीच वाला भाग पुष्पासन, फुला हुआ भाग जो वृंत के ऊपर है उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पुष्पासन बना दिए। उसके बाद क्या है, पुष्पासन के अंदर अनेक अंडाशय होता है, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, गोल गोल रचनाएं होती हैं जिसको कहते हैं बीजांड कहते हैं। उसके बाद देखिए अंडाशय से एक पतली नली निकलती है, ठीक है ना, पतली नली। ठीक है, तुम सीधा बनाइएगा, एक पतली नली निकलती है, इस पतली सी नली को कहते हैं वर्तिका। ठीक है, उसके ऊपर एक चपटा सा भाग होता है, उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। हो गया, इतना आप बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद और पुष्पासन से इस तरह से पत्ता जैसा रचना निकला हुआ था, ठीक है ना, पत्ता जैसा रचना, इसको कहते हैं क्या, बाहादल कहते हैं, बाहादल।
इसका काम क्या है ना, जब फूल खिला हुआ नहीं रहता तो ये क्या करता है, फूल के कोमल भागों की सुरक्षा करता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब अंदर रहता है, और ये क्या, ये दोनों जो बाह्यदल है ना, ये ऊपर रहता है। देखिए इस तरह से फूल, क्या फूल मान लीजिए खिला हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसी तरह रहता है, इस तरह से रहेगा, हरा हरा कलर का। आप देखे होंगे जोड़, आप देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा ना, जब फूल खिला हुआ नहीं रहता ना तो इस तरह से कली रहता है, ठीक है ना, छोटा सा रहेगा। ऊपर जो देख रहे हैं ये सब क्या रहता है, ये सब हरा रहता है। इसी को बोलते हैं बादल बोलते हैं। तो बादल का काम क्या है, जब फूल खिला हुआ नहीं है तो फूल के अंदर जो कोमल भाग है उसका सुरक्षा करता है, ठीक है। वही क्या हो गया, ये फूल खिल गया है तो ये क्या आ गया, ये नीचे हो गया, ठीक है, नीचे हो गया पत्ता जैसा, समझ गए। उसके बाद क्या है ना, फूल का एक पत्ता रंगीन पत्ता जैसा होता है, ठीक है, रंगीन पत्ता जैसा। सबको क्या करेंगे ना, सबको जोड़ देंगे, क्या पुष्पासन से जोड़ेंगे। तो एक इसको कहते हैं दल पत्र। दल पत्र या फूल का क्या होता है, रंगीन भाग होता है। ये क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है। पुष्पासन से नर भाग भी निकले हो रहते हैं, नर भाग। नर भाग की जो संख्या है ना, ठीक है, वो 2, 3, 4 ये सब कितनों हो सकता है, ठीक है, एक से अधिक, ये फूल पे डिपेंड करता है। अब देखिए ये जो नर भाग है, नर भाग का जो पतला सा है, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, तंतु कहते हैं। तो इसके ऊपर जो चपटा भाग है ना, चपटा भाग, इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश में क्या होता है ना, ढेर सारे है ना, ढेर सारे धुरी जैसा रचना होता है, एकदम ढेर सारा धुरी जैसा रचना होता है, इसको कहते हैं परागकण। जब फूल छुएगा ना तो उसको मसलिएगा तो देखिएगा कि हाथ में ना बहुत धुरी जैसा रचना आ रहा है, तो इसी को कहते हैं परागकण। तो ये परागकण किस में होता है, परागकोश में होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों नर भाग है। तो नर भाग को क्या कहते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। और वर्तिकाग्र और वर्तिका क्या है, मादा भाग है, इसलिए इसको स्त्रीकेसर कहते हैं। तो समझ गए कि ये जो निकला हुआ है ना, ये जो निकला हुआ, ठीक है, ये 3 गो रचना है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, ये पतला सा रचना है उसको तंतु, और ऊपर जो है ये और ये इसको कहते हैं परागकोश। तो ये बना दिए, ये फूल हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, अब ये जो दल पत्र है रंगीन है, ठीक है, बहुत ही खुशबूदार रंगीन है, तो कीटों को आकर्षित करता है, मधुमक्खी है, तितली है और बाकी कीटे उसको आकर्षित करता है। जब देखिए कीट है ना, जब इस पे बैठते हैं ना, इस पे जब इस पे बैठे तो इसमें तो परागकण है, बहुत धुरी जैसा रचना है परागकण, ठीक है। तो ये क्या है ना, परागकण सट जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इस पे तितली बैठा, ठीक है, इस पे तितली बैठा, तो क्या तितली के पैर में क्या होगा, सट गया, ठीक है। और जब वही तितली है ना इस पे बैठता है, इस पे, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो परागकण है इस पे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अब इससे क्या होता है, एंजाइम निकलता है जो इसकी दीवार को फाड़ देता है। इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये अंडाशय है, ये बीजांड है, ये है वर्तिका और ये वर्तिकाग्र है। तो आपको क्या बोले, ये वर्तिका पर पहुंच गया, ठीक है। मान लेते हैं कि संख्या में 1, 2 पहुंच गया, ठीक है, उसके पैर में सटा हुआ था, तितली के पैर में, ये इस पे बैठा तो फिर इस पे बैठा, तो ये जिस पे सट गया था ना तो इस पे पहुंच गया, ठीक है। अब पहुंच गया परागकण, तो यहाँ पर मान लिया कि संख्या में 2 पहुंच गया है, ठीक है, 3 भी पहुंच सकता है, 4 भी पहुंच सकता है। अब देखिए क्या हो गया, फिर इससे एंजाइम निकलते हैं। क्या करता है, परागकण से एंजाइम निकलते हैं, इसकी दीवार को फाड़ देता है और बढ़ने लगता है। बढ़ने के लिए पोषण चाहिए, तो ये पोषण है ना, ये वर्तिका से ही प्राप्त करता है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ता जाता है, पोषण प्राप्त करता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर क्या है, फिर ये कहाँ पहुंच गया, बीजांड में पहुंच गया। तो देखिए ये था नर भाग था और ये है मादा भाग। तो नर भाग और मादा भाग का क्या हो गया, संयोजन हो गया, इसी को कहते हैं निषेचन। ये जो अंडाशय देख रहे हैं ये फल में बदल जाता है, ठीक है। और ये जो बीजांड देख रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पर 4 की संख्या में बीजांड, ये बीज में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बचा हुआ है ना, तो ये भी पोषण प्राप्त करता है और फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जो पहले पहुंच गया वो क्या किया, निषेचित कर दिया, ठीक है, और जो बाद में पहुंचा वो फिर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये जो परागकण पहुंचा है इससे एंजाइम निकलता है और इसकी दीवार को फाड़ देता है, वर्तिकाग्र की दीवार को, फिर वो क्या, फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पोषण प्राप्त करते हैं इसी की दीवार से और बढ़ता जाता है। ये पहले पहुंच जाएगा तो ये क्या, बीजांड को निषेचित कर देता है,
समझ गए। निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद ये जो अंडाशय है ना, ये फल में बदल जाता है, ये जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है, बीज में। और जो बाद में पहुंचेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है, वो फिर नष्ट हो जाएगा, ठीक है, पहुंचने से पहले ही। ठीक है, आगे के सेट में हम लोग सॉल्व करेंगे कि उसमें बोलेगा कि आप फूल के स्त्रीकेश यानी मादा भाग का चित्र बनाए, तो यही चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे वाले वीडियो में आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आशा करते हैं आप फूल बना लीजिएगा अच्छे से चित्र, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साइंस का एग्जाम मॉडल सेट 4 को और सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या ना हो, तो एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो जाएगा।